हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सीसेट 2023 का क्वेश्चन नंबर 14 to 20। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ हमें ये दिया हुआ है 3 of the 5 positive integers p, q, r, s, t are even and 2 of them are odd। तो ये 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हमें दिए हुए हैं p, q, r, s और t। अब इनमें हमें बोला है कि इन 5 में से 3 तो इवन हैं और 2 जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं। तो हमें कंसिडर द फॉलोइंग, तो ये 2 स्टेटमेंट्स कंसिडर करनी है, इनमें से कौन सी ट्रू होंगी और कौन सी फॉल्स होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी इज डेफिनेटली इवन। सेकेंड है 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी इज डेफिनेटली ऑड। तो हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स में सबसे पहले तो डेफिनेटली दिया हुआ है। तो डेफिनेटली का मतलब ये है कि अगर हम एक भी केस ऐसा देख पाते हैं जिनमें ये स्टेटमेंट्स गलत हो रही हैं, तो ये पूरी स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो जाएगी, तो उसे हम हटा देंगे। तो ठीक है, हम चेक कर लेते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को वन बाय वन की कौन सी ट्रू होगी कौन सी फॉल्स होगी। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये कुछ रूल्स हैं जो अगर हमें पता है तो हम ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो रूल्स क्या कहते हैं? ये रूल्स कहते हैं कि अगर दो इवन नंबर्स हैं, उन दोनों का सम अगर हम करेंगे तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा। इसी तरह से दो इवन नंबर्स में को अगर हम एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि एक इवन नंबर से दूसरा इवन नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब भी हमें इवन नंबर ही मिलेगा। इसी तरह से अगर हम दो ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तब भी हमें इवन नंबर ही मिलेगा, या फिर एक ऑड में से दूसरे ऑड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी हमें इवन नंबर ही मिलेगा। सिर्फ दो केस ऐसे होंगे जहां पर हमें ऑड मिलेगा। वो दो केस कौन से होंगे? जब हम इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन लेंगे, या तो इवन में ऑड को ऐड करेंगे तब भी हमें ऑड नंबर मिलेगा, या फिर इवन में से ऑड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमें ऑड नंबर ही मिलेगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके। दो इवन नंबर्स हमने ले लिए, 6 प्लस 8 क्या होता है 14, जो कि एक इवन नंबर है। दूसरा 8 माइनस 6 ही कर देते हैं 2, ये इवन नंबर है। ऑड प्लस ऑड का एग्जाम्पल 5 प्लस 3, तो ये हमारा आ जाएगा 8, इवन नंबर आ गया। 5 माइनस 3 2, इवन नंबर आ गया। इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन लेना है तो 5 माइनस 4 कर सकते हैं, तो ये एक 1 आ गया, ऑड नंबर आएगा। ये माइनस वाला हमने पहले ले लिया है। और ऐड वाला करेंगे तो 5 प्लस 4 जो कि 9 होगा, ये भी एक ऑड नंबर हो गया। तो इस तरह से हम अगर इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तभी हमें ऑड नंबर मिलेगा, अदरवाइज हर केस में हमें इवन नंबर मिलेगा। अगर ऑड ऑड है या फिर इवन इवन है तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अब हम ये स्टेटमेंट्स में देख लेते हैं कि इनमें ये कैसे अप्लाई होंगे रूल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी इज डेफिनेटली इवन। इसको वो बोल रहे हैं कि इवन होगा। अब ये p q r s t में से ऐसा है कि दो नंबर्स तो ऑड हैं और तीन नंबर्स इवन नंबर है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि p q r जो है वो तीनों ही इवन नंबर है और s और t जो है वो दोनों ऑड नंबर्स हैं। s और t दोनों ही ऑड है, ये हम एक केस लेकर चल रहे हैं। तो इवन प्लस इवन माइनस माइनस कॉमन लेके यहाँ पर हम कर देते हैं ऑड प्लस ऑड। यहाँ पर माइनस कॉमन लेके एस प्लस टी हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये ऑड प्लस ऑड हम यहाँ से लिख देंगे। अब तीन इवन नंबर का सम इवन ही होने वाला है और दो ऑड नंबर्स का सम भी इवन ही होगा। तो जब इवन में से इवन माइनस करेंगे तो इवन ही हमें मिलेगा। तो ये फर्स्ट केस हो गया। तो इस केस में तो हमें इवन नंबर ही मिल रहा है। सेकेंड केस हम मान लेते हैं कि जो ये एस और टी है, इनमें से t इवन नंबर है और s ऑड नंबर है। तो अगर हमने t को इवन नंबर मान लिया तो हमारा क्या आ जाएगा, p इवन नंबर मान लेते हैं, q भी इवन नंबर मान लेते हैं, r को अब हमें ऑड लेना पड़ेगा क्योंकि एक नंबर हमें इस तरफ से ऑड लेना पड़ेगा। माइनस इवन प्लस ऑड, तो ये दूसरा केस हमारा हो गया। तो अब यहां से इवन प्लस इवन का सम हो गया इवन, प्लस ऑड माइनस इवन प्लस ऑड का सम हो गया ऑड। तो अब यहां से अगर हम देखेंगे तो ये इवन प्लस ऑड हमारा हो गया ऑड माइनस ऑड, तो ये भी हमारा अल्टीमेटली इवन नंबर ही आ गया। तो इस तरह से सेकंड केस जो हमने लिया है उसमें भी हमें इवन नंबर ही यहां से मिल रहा है। ठीक है, अब थर्ड एक और केस देख लेते हैं। उसमें हम ये मान लेंगे कि एस और टी जो दोनों हैं वो दोनों ही इवन नंबर हैं। तो अगर हम इस तरह से मान लेंगे तो मान लिया कि दोनों इवन नंबर है, तो यहाँ से p इवन हो जाएगा और q और r दोनों ऑड नंबर्स हो जाएंगे, माइनस और यहाँ पर s और t दोनों इवन नंबर्स हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा आ जाएगा इवन प्लस इवन माइनस इन दोनों का सम हो गया इवन।
तो इवन प्लस इवन ये वापस से इवन माइनस इवन, तो फाइनली ये भी इवन हो जाएगा। तो हमने इनके जितने भी कॉम्बिनेशन लिए हर केस में हमारा यही आ रहा है कि फाइनली इवन ही आ रहा है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, डेफिनेटली इवन ही होने वाला ये, हम चाहे किसी भी कॉम्बिनेशन में ले लें इन इवन और ऑड नंबर्स को। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट को कैसे कर सकते हैं सॉल्व। तो अब यहाँ हमें दिया हुआ है 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी, ये हमें बोला हुआ है कि ये डेफिनेटली ऑड होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो 2p है, 2r है और 2s है, ये हमेशा इवन नंबर ही होंगे। तो ये तीनों तो इवन हो गए, क्योंकि 2 इंटू हम कुछ भी कर लें 3 6 आएगा, इवन नंबर आएगा। 2 इंटू 5 कर ले तो 10 इवन नंबर आएगा। तो कुछ भी हम कर लें तो वो हमेशा हमें इवन नंबर ही मिलने वाला है। तो ये तो हमारा हो गया इवन, प्लस क्यू प्लस टी। अब ये बोल रहा है कि ये जो है वो ऑड होना चाहिए, तो ये डेफिनेटली ऑड होना चाहिए। तो ये डेफिनेटली ऑड तो नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारा Q और T दोनों ही हम मान लें कि इवन है, दोनों ही, दोनों का सम इवन आ जाता है, मान लीजिए दोनों ऑड ऑड हैं या दोनों इवन इवन भी है, तो उन दोनों का सम अगर इवन आ रहा है तो ये हमारा फाइनली इवन आ जाएगा। तो इसलिए डेफिनेटली में ये गलत हो गया स्टेटमेंट, डेफिनेटली ये ऑड नहीं होगा, किसी किसी केस में ये इवन भी हो सकता है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा A1 ओनली। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन है ये भी इसी टाइप पे बेस्ड है, तो इसे भी हम देख लेते हैं साथ ही में। अब यहाँ हमें दिया हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर p एंड कॉम्पोजिट नंबर c। ठीक है, तो एक p प्राइम नंबर दिया हुआ है हमें और एक c कॉम्पोजिट नंबर दिया हुआ है। प्राइम नंबर हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि खुद से या फिर 1 से डिविजिबल हो, इनके अलावा इनका कोई और फैक्टर नहीं होगा, वही नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 5 7 11 13 एक्सेट्रा, बहुत सारे इस टाइप के प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। और कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम नंबर नहीं होंगे, वो कॉम्पोजिट नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि 4 6 9 12 15, इस तरह के नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे, जो कि जिनके और फैक्टर्स भी हो सकते हैं खुद के अलावा। तो हमें ये दिया हुआ है कि p एक प्राइम नंबर है और c एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो हम मान लेते हैं कि p 5 है एक प्राइम नंबर और c हमने मान लिया 15 एक कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है p प्लस सी अपॉन p माइनस सी कैन बी इवन। तो अब यहाँ पर हमें कैन दिया हुआ है, इसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट में भी हमें कैन दिया हुआ है और थर्ड में भी कैन दिया है। तो इसका मतलब ये कि अगर हम एक भी केस ऐसा देख पाते हैं जिनमें ये स्टेटमेंट्स सही होंगी, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएंगी। हमें जरूरत नहीं है हर केस चेक करने की, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें डेफिनेटली दिया हुआ था, तो हमें एक भी गलत स्टेटमेंट देखना था और हमारा आंसर आ जा रहा था। यहाँ पर हमें कैन दिया हुआ है, तो अगर हम एक भी स्टेटमेंट में, एक भी केस में इसे ट्रू ले आएंगे तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड में पूछा है 2p प्लस सी कैन बी ऑड, एंड थर्ड में पूछा है p इंटू सी कैन बी ऑड। ठीक है, तो अब हमने माना है कि p 5 है और c 15 है। ठीक है, तो अब p प्लस सी अपॉन p माइनस सी, p प्लस सी हमारा हो जाएगा 20 अपॉन p माइनस सी हमारा हो जाएगा -10। ठीक है, कोई बात नहीं, नेगेटिव में जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन और उसमें भी आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 2 विच इज एन इवन नंबर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में बोला हुआ है 2p प्लस सी, 2p कितना हो जाएगा 10 प्लस c हो जाएगा 15, तो ये हमारा हो गया 25। दिस इज एन ऑड नंबर, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो गया। थर्ड स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है p इंटू सी कैन बी ऑड, तो p इंटू सी हमारा हो जाएगा 75। कैन बी ऑड, यस दिस इज एन ऑड नंबर, तो ये भी ट्रू हो गया। तो डी इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर ट्रू हो गई हैं हमारी, सो डी इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है a 3-digit number ABC on multiplication with D gives 37DD, where A, B, C and D are different non-zero digits. What is the value of A plus B plus C? तो हमें फाइनली A plus B plus C की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो ABC एक नंबर दिया हुआ है जिसे अगर हम D से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 37DD। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो ABC की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 37DD डिवाइडेड बाय डी। ये डी इधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो इस एबीसी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगी। अब हम इसे लिख सकते हैं 3700 डिवाइडेड बाय प्लस डी डी डिवाइडेड बाय डी।
अब ये 3700 प्लस डी कैसे लिखा हमने, तो ये है 3799, अगर हम कोई नंबर ले लें तो इसे हम लिख सकते हैं 3700 प्लस 99। इसी तरह से अगर 3755 अगर हमने कोई नंबर ले लिया तो इसे हम लिख सकते हैं 3700 प्लस 55। तो इस तरह से हमने इन दोनों को अलग अलग कर लिया। अब हम इसे और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसे लिख देंगे 3700 अपॉन डी प्लस 11। अब ये प्लस 11 कैसे आया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 9, इसको पूरे को 9 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 3700 अपॉन 9 प्लस 11। इसी तरह से इसे अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 3700 अपॉन 5 प्लस 11। तो इस तरह से इसे हमने 5 से डिवाइड कर दिया, इसे हमने 9 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हम इसको अपॉन डी करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डी है ये एक ऐसा नंबर है जो कि 3700 को पूरी तरह से डिवाइड कर पाए, तभी एबीसी जो है हमें एक परफेक्ट इंटीजर की फॉर्म में मिल पाएगा। क्योंकि पॉइंट्स में तो एबीसी होगा नहीं, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ये डिजिट्स हैं, प्रॉपर डिजिट्स हैं, तो डेसिमल की फॉर्म में ये नहीं आ सकता है। इसलिए डी एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 3700 को पूरी तरह से डिवाइड करता हो। तो सिंगल डिजिट नंबर होगा डी। तो सिंगल डिजिट में क्या क्या हो सकते हैं, या तो डी 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है क्योंकि 3700 उससे डिविजिबल होना चाहिए, या फिर 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। 3 नहीं होगा क्योंकि 3700 3 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह से 6 भी नहीं होगा, 7 8 9 कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इन चार में से ही कोई नंबर डी हो सकता है, अदरवाइज डी कोई और नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन चारों को रख के देख लेते हैं। तो ए बी सी अगर हम मान लें कि डी इज इक्वल टू 1 है, तो ए बी सी कितना हो जाएगा, 3700 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 11, तो ये हमारा आ जाएगा 3711। लेकिन अब हमें यहाँ दिया हुआ है कि ए बी सी एक 3 डिजिट नंबर है और यहाँ तो हमारी 4 डिजिट्स आ रही हैं, तो ये तो 1 तो नहीं हो सकता डी। अब डी इज इक्वल टू 2 अगर हम चेक करें तो ए बी सी हमारा कितना आ जाएगा, ए बी सी हमारा आ जाएगा यहाँ से 3700 अपॉन 2 प्लस 11, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 81861। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी 4 डिजिट नंबर आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब d इज इक्वल टू 4 रखकर चेक करते हैं, तो ए बी सी हमारा आ जाएगा यहाँ से, ए बी सी इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा आएगा 3700 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 11, ये हमारा आ जाएगा 936। ठीक है, अब d इज इक्वल टू 5 रख के देखते हैं, ये एक हमें 3 डिजिट नंबर मिल गया है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि d इज इक्वल टू 4 हो सकता है। तो अब d इज इक्वल टू 5 रख के अगर हम चेक करें तो एबीसी हमारा आएगा 3700 अपॉन 5 प्लस 11, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 751। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये 751 पॉसिबल नहीं है, ये भी होने को 3 डिजिट नंबर है पर ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये हो गया तो इसका मतलब ये हुआ 7 ए बी सी हमारा यहाँ से आया 751। कब आया, जब डी की वैल्यू हमने 5 ली है तब। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो बी और डी है ये दोनों ही इक्वल हो रहे हैं, जबकि उसने बोला कि डिफरेंट हैं और नॉन जीरो हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए d इज इक्वल टू 5 नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या आने वाला है, यहाँ से d इज इक्वल टू 4 आएगा, और उस 4 लेने के बाद जब एबीसी की वैल्यू कितनी आ रही है 936, तो जब ये 9 प्लस 3 प्लस 6 अगर हम यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18, तो ए इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्या जो भी डाउट है आपके, मैं ट्राई करूंगी पूरी पूरी तरह से उसे सॉल्व कर सकूं। फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, वहां पे भी हमारा डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, या फिर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है, फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड the 6-digit number of the form xyz is divisible by। ओके, तो एक ये इस तरह का नंबर हमें दिया हुआ है xyz। ये पूछा है कि ये इनमें से किस किस से डिविजिबल हो सकता है, और x y और z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो एक तो तरीका ये है कि आप कुछ भी का मतलब ये है कि आप कोई भी रैंडम नंबर्स ले लीजिए 1 2 3 1 2 3 और इन्हें डिवाइड करके देख लीजिए, इनमें से जिससे भी वो डिविजिबल होगा वही आंसर यहाँ पर हमारा आ जाएगा। फिर भी एक जनरल हमें निकालना है, तो जनरल उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमें दिया हुआ है एक्स वाई जेड, तो इसे हम लिख देंगे एक्स वाई जेड 1000 प्लस एक्स वाई जेड। यहाँ पर हमने वही चीज करी है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करी थी,
जैसे 3755 था तो हमने क्या लिखा था 3700 प्लस 55। तो इसी तरह से हमने जो ये लास्ट की 3 डिजिट्स हैं वो यहाँ से हटाकर उन्हें अलग से ऐड कर दिया है और उनकी जगह हमने यहाँ पर 0 ले लिया है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक्स वाई जेड दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स वाई जेड जब दोनों में से कॉमन ले लिया तो पहले में हमें मिल जाएगा 1000 प्लस दूसरे वाली की जगह पर हमें मिलेगा 1, क्योंकि एक्स वाई जेड पूरा ही कॉमन आ चुका है। अब हम इसे लिख देंगे एक्स वाई जेड इंटू 1001। तो अब हमें देखना है कि ये 1001 इनमें से किसी नंबर से डिविजिबल है क्या, तो शायद हमें आंसर मिल जाए। अब अगर हम इस 1001 के फैक्टर्स करके देखें तो सबसे पहले लग रहा है शायद ये 11, सब ऑप्शन में 11 भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि शायद ये 11 से डिविजिबल होगा। तो 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसे। तो जब इसे हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 91। अब ये 91 कितना होता है, 91 होता है 13 इंटू 7। तो इसका मतलब ये जो 1001 है ये 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। तो आंसर इसका यहाँ पर हमारा आ जाएगा डी, तीनों से ही ये डिविजिबल है। 18th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 125 identical cubes are arranged in the form of a cubical block. How many cubes are surrounded by other cubes from each side? ठीक है, तो हमें ये है कि 125 आइडेंटिकल क्यूब्स दिए हुए हैं। अब हम अगर 125 को देखें तो ये होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका मतलब ये कि 125 जो क्यूब्स हैं हमारे पास उनको हम 555 में इस तरह से रखेंगे। तो अगर 5 क्यूब्स हमने लेंथ वाइज जमा दिए, 5 ब्रेड्थ वाइज जमा दिए और 5 हाइट वाइज जमा दिए, तो हमें एक बड़ा वाला ब्लॉक मिल जाएगा जो कि कुछ इस तरह का दिखता होगा। इसमें यही हो रहा है, ये 5 क्यूब्स हाइट वाइज जमे हुए हैं, 5 लेंथ वाइज जमे हुए हैं और 5 ही ब्रेड्थ वाइज जमे हुए हैं। तो 5-5 क्यूब ये इस तरह से यहाँ पर जमे हुए हैं और टोटल इस तरह से कितने क्यूब्स हो जाएंगे, 125 क्यूब्स टोटल हो जाएंगे। और इससे हमें क्या मिल रहा है, एक बड़ा क्यूब हमें यहाँ पर इस तरह का मिल रहा है इससे। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है लेकिन, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। तो कितने क्यूब्स ऐसे हैं जो कि कोई और क्यूब से सराउंडेड हैं। तो अब अगर हम देखेंगे तो ये जो एज पे आ रहे हैं ये वाले क्यूब्स, ये तो किसी और क्यूब से सराउंडेड नहीं है, क्योंकि इस तरफ के ये सारे क्यूब्स फ्री हैं, इनमें भी ये वाले फ्री हैं और इनमें ये वाले और इनमें ये वाले फ्री हैं। तो ये जो मिडिल वाले हो रहे हैं ये वाले क्यूब्स फ्री नहीं है, ये वाले दूसरे क्यूब्स के थ्रू सराउंडेड हैं। तो इस तरह से कितने, 3-3 अगर हम हर तरफ से देखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह से 27 क्यूब्स ऐसे होंगे जो कि किसी और क्यूब से सराउंडेड होंगे। अगर वैसे भी आप देखना चाहेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ होंगे, 9 ही यहाँ पर भी होंगे और 9 ही यहाँ पर भी होंगे। तो 9 प्लस 9 प्लस 9, 27 क्यूब्स इस तरह से हमें मिल जाएंगे जो किसी और क्यूब्स के थ्रू सराउंडेड होंगे। तो आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा A27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमें बोला है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड by rearranging the digits of the number 1 1 2 2 3 3 4 4 such that odd digits occupy odd positions and even digits occupy even positions। ठीक है, तो odd digits हैं हमारे पास 1 1 3 3 and even digits हैं हमारे पास 2 2 and 4 4। अब ये बोला है कि जो ये odd digits हैं ये odd positions पर आनी चाहिए और even digits even positions पर आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इनको रीअरेंज करते हुए देख लेते हैं कि कैसे इनके कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो पाएंगे। तो 1 1 3 3 के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये जो ऑड पोजीशंस है इन्हें सेपरेट कर लिया है, इनको हम अलग से देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया एक केस ये हो सकता है कि दोनों 1 पहले आ जाएं और दोनों 3 बाद में आए। दूसरा हो सकता है कि दोनों 3 बीच में आ जाएं और 1 दोनों एंड पोजीशंस पर हो जाए। तीसरा ये कि 1 3 1 3 इस तरह से हो जाए। तो 3 केस ये 1 वाले हो गए, 3 केस ही इस तरह से 3 वाले हो जाएंगे। 3 3 1 1, then 3 1 1 3 and then 3 1 3 1। तो इस तरह से इनको 1 और 3 को रीअरेंज करते हुए हमारे पास कितने केसेस बन रहे हैं, 6 केसेस हमारे पास टोटल 1 और 3 से बन रहे हैं सिर्फ। तो ये तो ऑड पोजीशंस के लिए हो गए। इसी तरह से इवन पोजीशंस के लिए भी 6 केसेस बन जाएंगे हमारे पास। 2 और 4 को जब हम रीअरेंज करेंगे इसी तरह से
2244 देन 2442 इस तरह से करके जब हम करेंगे तो 6 केसेस हमारे पास उसके लिए हो जाएंगे। तो टोटल कितने नंबर्स इस तरह से पॉसिबल हो पाएंगे? 36 टोटल नंबर्स इस तरह के कॉम्बिनेशन से पॉसिबल हो पाएंगे। तो सी इसका आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A, B, C working independently can do a piece of work in 8, 16 and 12 days respectively. A alone works on Monday, B alone works on Tuesday, C alone works on Wednesday, A alone again works on Thursday and so on. Consider the following statements. The work will be finished on Thursday. The work will be finished in 10 days. Which of the above statements is or are correct? तो हमें ये बताना कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हमें दिया क्या हुआ है कि ए जो है वो किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी 16 दिन में कर रहा है और सी 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। और ये तीनों सेम डे पे काम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग दिन पर ये तीनों काम कर रहे हैं। तो जैसे ए मंडे को काम कर रहा है तो बी ट्यूसडे को कर रहा है और सी वेंसडे को कर रहा है। देन अगेन थर्सडे को फिर ए काम कर रहा है, देन फ्राइडे को बी कर रहा है और सैटरडे को सी कर रहा है, संडे को फिर से ए काम कर रहा है। तो इस तरह से वो लोग डे बाय डे काम कर रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि इस तरह से काम कितने दिन में कंप्लीट हो पाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो 8, 16 और 12 दिया हुआ है इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम जब हम देखेंगे तो वो आ जाएगा 48। एलसीएम हम क्यों ले रहे हैं? ताकि कैलकुलेशन करने में हमें इजी पड़ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल वर्क है वो 48 यूनिट्स है। अब ए उस 48 यूनिट्स को काम करने में 8 दिन लगा रहा है, तो वो एक दिन में कितना काम कर लेगा? एक दिन में कर लेगा 48 डिवाइडेड बाय 8। तो ए एक दिन में 6 यूनिट्स काम करेगा। ठीक है, टोटल हमने 48 यूनिट माना था, ए उस 48 यूनिट को 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो कितना एक दिन में कितना काम कर पाएगा? एक दिन में वो 6 यूनिट काम कर पाएगा। बी 16 दिन में कर रहा है इस 48 यूनिट्स को, तो बी जो है वो एक दिन में कितना काम कर पाएगा? बी एक दिन में कर पाएगा 48 डिवाइडेड बाय 16, तो 3 दिन में 3 यूनिट काम बी एक दिन में कर पाएगा। बी एक दिन में कितना कर पाएगा? 3 यूनिट काम ही बी कर पाएगा। सी कितना कर पाएगा? सी कर पाएगा 48 डिवाइडेड बाय 12, तो 4 यूनिट्स काम सी कर पाएगा एक दिन में। ठीक है, तो अगर हम माने कि मंडे को ए काम कर रहा है तो मंडे को ए ने कितना काम कर लिया? 6 यूनिट कर लिया। ट्यूसडे को बी ने कितना किया? 3 यूनिट ट्यूसडे को बी ने किया। फिर वेंसडे को सी ने 4 यूनिट काम कर लिया। तो टोटल इस तरह से इन तीनों ने मिलकर कितना काम कर लिया? 13 यूनिट्स काम 3 दिन में इन तीनों ने मिलकर किया। इसी तरह से नेक्स्ट 3 दिन आएंगे तो नेक्स्ट 3 दिन में वापस से ये तीनों मिलके 13 यूनिट्स काम कर ले। वापस से अगर हम देखेंगे तो वापस से 3 दिन में ये तीनों मिलके 13 यूनिट्स काम कर लेंगे। तो इस तरह से कितने हो गए? 13 प्लस 13 प्लस 13 39 यूनिट्स इस तरह से अभी तक इन्होंने कंप्लीट किए हैं। टोटल काम हमारा कितना है? 48 में से 39 इन्होंने कर लिया तो कितना बचा? ये 9 यूनिट काम अभी हमारे पास और बचा है। तो अब मानते हैं यहां तक ट्यूसडे हो गया है और सी ने काम कर लिया है और 39 यूनिट्स काम कंप्लीट हुआ है। 3 साइकिल अभी तक पूरी हो गई हैं। अब बचा हमारे पास सिर्फ 9 यूनिट्स ही है। तो पूरा तो नहीं होगा क्योंकि अगेन सी को जरूरत नहीं पड़ेगी काम करने के लिए, क्योंकि टोटल 13 हमें नहीं चाहिए, सिर्फ 9 ही चाहिए। तो वेंसडे को वापस से ए काम करेगा तो ए कितना कर लेगा? 6 यूनिट कर लेगा वेंसडे को। तो 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। तो ट्यूसडे को बी वो काम कर लेगा 3 यूनिट, तो थर्सडे को बी वो काम कर लेगा 3 यूनिट, तो थर्सडे को ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर इसका होगा कि ये जो काम है वो फिनिश होगा थर्सडे को। लेकिन डेज कितने लगे इस काम को फिनिश करने के लिए? तो डेज अगर हम काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेज लगे हैं। 10 डेज में ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए आंसर यहाँ पर ए ही आएगा, 1 ओनली। अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much.